चलो शुरू करते हैं। लेक्चर डे 24 पार्ट 2। ठीक है, अभी तक हम लोग डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट और इम्बेडिव डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, तो दोनों का आगे बात करने से पहले दोनों का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ खरीद बिक्री का बात कर रहे हैं, सिर्फ करेंसी का। जैसे कि दो ट्रेडर के बीच में बात होगा क्या, कि हमको लगता है कि आज से एक महीना के बाद जो एक्सचेंज रेट होगा वो होगा 76 रुपीज़ $1 का, मतलब 76 रुपये $। लेकिन दूसरा ट्रेडर है वो सोचता है कि उस टाइम हो जाएगा 84 रुपये पर $। ठीक है, उसको वो लग रहा है, हमको 76 लगता है, उसको 84 लग रहा है। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए कि हम, मेरे पास करेंसी था, हम बोले कि तुमको हम 80 रुपीज़ पर $। बेच देंगे। वो बोलता है कि ठीक है, हम 80 रुपीज़ पर $। खरीद लेंगे। हमको 4 रुपये का प्रॉफिट हमको मिलेगा, उसको 4 रुपये का उसको भी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम लोग एक महीना बाद का बोले कि हम 80 रुपये बेचेंगे, तो हमको लगता है 76 हो जाएगा, लेकिन 80 रुपये बेचेंगे तो हमको 4 रुपये प्रॉफिट। उसको क्या लगता है कि एक महीना बाद 84 हो जाएगा, लेकिन वो 80 में खरीद लेगा तो उसको प्रॉफिट। तो ये सिर्फ करेंसी का जो एक दूसरे का ट्रांजैक्शन हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इम्बेडेड डेरिवेटिव्स क्या होता है? इम्बेडेड डेरिवेटिव्स होता है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में डेरिवेटिव्स का मसाला। ठीक है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या कि खरीद बिक्री का। हम तुमसे एक मशीन, हम बोल रहे हैं कि हम तुमको एक मशीन बेचेंगे, तुम बोल रहे हैं कि ठीक है वो मशीन हम खरीदेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रा जो एक मेरे से मेरा जो बायर है वो यूएस में, हम बोल रहे हैं कि तुमको $1,00,000 में तुमको बेचेंगे। ठीक है, वो बोला कि ठीक है $1,00,000 में बेच देंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन अब डेरिवेटिव्स घुसा रहे क्या कि हम बात की एक महीना बाद तुमको बेचेंगे। हम एक कॉन्ट्रैक्ट है एक महीना बाद के बेचने का, तो हम लोग फिर से कॉन्ट्रैक्ट किए डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या, कि अभी भले ही कोई मार्केट अभी रेट चल रहा है मार्केट में, एक महीना के बाद हम बोलते हैं कि हम 80 रुपये बेचेंगे, वो बोलता है कि ठीक है $80 हम खरीद लेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि उस टाइम 76 होगा और उसको लगता है कि उस टाइम 84 होगा। तो उसको वो 80 में खरीद कर अपना लॉस कम कर रहा है, हम 80 बेच कर अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। दोनों का एक ही चीज़ है मोटिव, कि हम लोग बस बाहर का एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे करने से बच रहे हैं। हम 80 पे फिक्स कर देते, वो भी 80 पे फिक्स कर रहा है, तो ये डेरिवेटिव्स का मसाला आ गया। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ का डिफरेंस है, नॉर्मल डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन में और इम्बेडेड डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन में। इसमें क्या होगा कि सिर्फ करेंसी का खरीद बिक्री होगा, लेकिन इम्बेडेड डेरिवेटिव्स क्वेश्चन में एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इक्विपमेंट का खरीदना बिकना या कोई भी चीज़ का खरीदना बेचना, और उसके बाद फिर करेंसी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये पेज नंबर 208 पे आया हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए एक और तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता है जो दिमाग में याद रहेगा। जब भी इम्बेडेड डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन बनाते हैं तो दो पार्ट में बनाते हैं, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में खरीद बिक्री का सिर्फ स्पॉट रेट, जिस दिन खरीद बिक्री हो रहा है उस दिन का देते हैं हम लोग, राइट, हो गया। और दूसरा इम्बेडेड डेरिवेटिव्स का जब क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें रेट फिक्स करते हैं। वो तो सारे कॉन्सेप्ट दिए थे कि हमको सामान एसेट बेचना है तो उधर से पैसा आएगा, लेकिन उसका करेंसी दूसरा होगा, तो करेंसी फिर वो जो करेंसी आएगा उसको फिर बेचना होगा। तो एक हिंट दिए थे कि अगर इक्विपमेंट बेच रहे हैं तो करेंसी भी बेचना ही होगा, राइट। ये वाला जो करेंसी बेचने वाला क्यों कॉन्सेप्ट दिए थे, क्योंकि सर चाहते थे कि एक रेट फिक्स करना, राइट। तो ये वाला जो हम लोग रेट फिक्स करते हैं वो किसके लिए फिक्स करते हैं, क्योंकि करेंसी चेंज हो रहा है, राइट। तो एक तो होस्ट, तो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट इम्बेडेड कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन में क्या आ गया कि एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल वाला, एक करेंसी वाला पॉइंट बन गया। तो इसीलिए ऐसे होगा, तो जहाँ भी करेंसी वाला बात आया वहाँ इम्बेडेड डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अब सर ये वाला पूरा क्लास में 24 पार्ट 2 में एक ही क्वेश्चन कराए थे, वो पेज 33.79 पे है, LDR क्वेश्चन। उसमें तीन वो 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन है, तीनों को एक साथ करके एक बैलेंस शीट और एक PL बनाना है। ओके, कुछ खास नहीं है, अभी तक जितना पढ़े थे बस उसका एक गति है। पहले बता देते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है कि लाइन पे रहो, तो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 33.79, इसका क्वेश्चन का सबसे पहले जो बात क्वेश्चन करना क्या बोल रहा है, वो बोला है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट दिखाना है फिनेंशियल स्टेटमेंट का। तो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट क्या होता है, बैलेंस शीट और PL। ठीक है, और कब का दिखाना है, 31 मार्च 12 का। जो 31 मार्च 12 को जो दिख रहा है ना बैलेंस शीट वो, और 31 मार्च 12 तक का जो PL है वो दिखाना है तुमको। ठीक है, और एक और बात लिखा हुआ है कि जो ब्लूबेरी कंपनी है वो कोशिश करती है कि FVTPL से ना दिखाए, वो अवॉइड करना चाहती है, लेकिन जहाँ पे कंपलसरी है कि FVTPL से ही दिखाना है वहाँ तो FVTPL लगेगा, लेकिन जहाँ पे नहीं है कंपलसरी वहाँ पे FVTPL यूज़ नहीं करना है तुमको। ठीक है, ओके, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, समझो। अब इसका पहला क्वेश्चन 6A, उसमें क्या बोलता है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है,
कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है कि वो 60 लाख रुपए का कोई लोन ले रहा है 6 महीने के लिए कुछ इंटरेस्ट रेट पे, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वो लोन कब लेगा, लोन लेगा वो क्या उसको कहते हैं 30 जून को। आज डेट है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम तुमसे 30 जून को लोन लेंगे 60 लाख रुपए का कुछ रेट पे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 1 अप्रैल को, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए उसको कॉस्ट लग रहा है 10,000 रुपया। क्या बोला है, एंटर इनटू सम रेट ऑप्शन कॉस्टिंग 10,000। इस कॉन्ट्रैक्ट को आने के लिए तुमको 10,000 रुपया लग रहा है, ठीक है। फिर लिखा है द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन 31 मार्च 12 वॉज 15,000 समथिंग। मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए हम लोग 10,000 रुपया लगा, वो कब 1 अप्रैल 11 को। लेकिन 31 मार्च 12 को यही अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर 31 मार्च 12 को खरीदते तो उस दिन का वैल्यू होता 15,500 रुपया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हमको एंट्री बनाना है और उस एंट्री से बैलेंस शीट और पीएल में दिखाना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग याद करो, जब हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ये तो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बाद में हम लोग कुछ दिन के बाद हम लोग जैसे कि डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है कि डे वन हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में सेटलमेंट होगा और अंडरलाइन के ऊपर हमारा उसका वैल्यू डिपेंड करता है। तो ये डेरिवेटिव्स क्वेश्चन है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन हो गया। तो जब भी डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन होता है तो डे वन तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, अगर ट्रांजैक्शन होगा तो अकाउंटिंग नहीं होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम लोग खरीदे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए कि 6 महीना बाद हम आपको अथी में लोन लेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो डे वन ट्रांजैक्शन तो हुआ, जनरली नहीं होता था ट्रांजैक्शन, मुंह से बात होता था, लेकिन अभी ट्रांजैक्शन हुआ। तो पहला एंट्री होगा फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपये का। फिर क्या बोला था कि 31 दिसंबर 12 को उसी कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बढ़ गया है 10,000 से, अब उसको खरीदने के लिए 15,000 रुपये लगता है जनरली, हम तो खरीदे हुए लेकिन अब उसका वैल्यू बढ़ गया है। तो अगर जब कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बढ़ गया है तो हम लोग उसका वैल्यू तो बढ़ाएंगे, फेयर वैल्यू पे लाएंगे। अगर हम लोग क्या उसको कहते हैं, हम लोगों को क्या बोला है कि हम लोगों को पीएल एफवीटी पीएल यूज़ नहीं करना है, और मतलब कि उसको अवॉइड करना है कि जितना हो सके। लेकिन एक बात याद करो कि डेरिवेटिव्स का जहाँ भी क्वेश्चन आता था उस टाइम एक बात लिखा होता है कि एफवीटीपीएल को हम लोग हर वक्त एसेस करेंगे एफवीपीटीएल पे, डेरिवेटिव्स को जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग हर वक्त एसेस करेंगे एफवीपीटीएल पे। तो जो भी डेरिवेटिव्स क्वेश्चन, डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा उसका जो वैल्यू ऊपर नीचे होगा सब पीएल से जाएगा, राइट। याद करो क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग पीएल अकाउंट डेबिट टू डीएफएल करते थे, जब फाइनेंशियल लायबिलिटी लगता था कि हो जाएगा एंड समथिंग, तो पीएल ही यूज़ करते थे ना। आई डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है तो डेरिवेटिव्स में सिर्फ पीएल जाएगा, तो मैंडेटरी है, कोई दूसरा मेथड हम लोग यूज़ कर नहीं सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब हमारा वैल्यू बढ़ रहा है 10,000 का था, अब 15,500 का हो गया, तो 5,000 से हमारा वैल्यू बढ़ रहा है। तो 5,000 का वैल्यू बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल कर दिए 5,000 रुपया से, जो भी वैल्यू है उसका हो गया। देखो नीचे लिखा हुआ है कि ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसलिए एफवीपीटीएल ही यूज़ होगा। और क्योंकि हम लोग इसमें एफवीपीटीएल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन बोला कि एफवीपीटीएल अवॉइड जितना कर सके अवॉइड कर दो, लेकिन यहाँ पे तो कंपलसरी है डेरिवेटिव्स क्वेश्चन के लिए। सॉरी, एक लाइन में बोलते हैं, डेरिवेटिव्स क्वेश्चन का, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का हर वक्त क्लासिफिकेशन एफवीटीपीएल से होता है। क्वेश्चन बोला है कि जहाँ तक हो सके एफवीटीपीएल को अवॉइड करो, लेकिन यहाँ अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि मैंडेटरी है, इसलिए हम लोग इसको पीएल से यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिवेंचर ये लोग खरीद रहा है। अब डिवेंचर खरीदा मतलब हमारे लिए तो फाइनेंशियल एसेट, हम डिवेंचर खरीदा, हम फाइनेंशियल एसेट है। 1 अप्रैल को डिवेंचर खरीदा है कितना का, 1.5 लाख रुपए का, उसका कूपन रेट कितना है 6%, ठीक है। और ब्लूबेरी का जो नेचर है वो होल्ड करके रखती है कोई भी फाइनेंशियल एसेट को टिल मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या है, याद करो, जब हम लोग कोई भी एसेट, कोई भी फाइनेंशियल एसेट को होल्ड कर रहे हैं, होल्ड टिल मैच्योरिटी कर रहे हैं, तो ये हमारा CCFC टेस्ट और दूसरा जो टेस्ट था बिजनेस वाला, वो दोनों मेथड हमारा दोनों अथी वाला पास कर रहा है। जब दोनों पास कर रहा होता है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ACM मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि होल्ड टिल मैच्योरिटी है, हम लोग इससे कोई दूसरा कैश फ्लो नहीं चाहते, जो प्रॉमिस्ड कैश फ्लो है इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का सिर्फ वो चाह रहे हैं, तो CCFC टेस्ट मेट है। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ACM मेथड, ठीक है। ACM मेथड का मतलब क्या होता है कि हम लोग ACM मेथड यूज़ हो या फिर कोई मेथड यूज़ करो, इनिशियली तो हम लोग फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज करते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक, वो तो श्योर बात है।
एसीएम मेथड यूज़ करने का मतलब होता है कि जब हम लोग सब्सिक्वेंटली रिकग्नाइज करेंगे मतलब ईयर एंड पे, तो एसीएम मेथड में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिकग्नाइज करेंगे, तो वो लिख देंगे। तो ई क्वेश्चन में क्या बोला कि हम लोगों को अकाउंटिंग एंट्री देना है और बैलेंस शीट का आती सब देना है, ठीक है। अच्छा, ये बात सेकंड क्वेश्चन पहुंचने से पहले तुमको तो ये बात बताया भी नहीं किए, अभी जस्ट तो हम लोग एंट्री किए थे किसका, कि ऑप्शन खरीदे हैं 10,000 का, फिर 5,500 से बढ़ रहा है, तो उसका बैलेंस शीट में दिखाना होगा। बैलेंस शीट में देखो एसेट, फिनेंशियल एसेट का पहला इंटरेस्ट रेट ऑप्शन 15,250 पे दिख रहा है। खरीदे जरूर थे 10,000 पे, लेकिन 5,000 से बढ़ाए भी तो 15,500 हो गया। और पीएल में देखोगे कि गेन हुआ है हम लोग, गेन ऑन ऑप्शन 5,250 का, अभी गेन हुआ था ना हम लोग को, उसका वैल्यू बढ़ा था तो गेन था, तो पीएल में जाएगा क्योंकि हम लोग पीएल से उसका एंट्री दिए थे, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन हम लोग जब बना रहे हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि डिवेंचर खरीद रहे हैं, हमारा फिनेंशियल एसेट है, उसका इंटरेस्ट रेट कुछ है, कूपन रेट 6% पे है, लेकिन उसका EIR 8% है। तो हम लोग नॉर्मल LAT बनाएंगे, LAT बना के जो जर्नल एंट्री बनेगा, डे 1 का जर्नल एंट्री क्या बनेगा तुम्हारा, कि डे 1 का जर्नल एंट्री रिकग्नाइज करेंगे एसेट को कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन डिवेंचर रिकग्नाइज होता है फेयर वैल्यू पे, तो फेयर वैल्यू पे लिख देंगे। तो यहाँ पे याद करो जब हम लोग LAT बनाते हैं तो स्टेप 2 में फेयर वैल्यू निकालते हैं, उस टाइम कंप्यूट करते हैं जब कोई रिलेशन या समथिंग होता है, यहाँ कुछ नहीं था, तो फेयर वैल्यू और ट्रांजेक्शन कॉस्ट सेम है, तो आराम से एंट्री बन जाएगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बन गया, ठीक है। अब उसके बाद ईयर एंड पे तुमको एंट्री देना होगा। ईयर एंड पे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो तुम्हारा दिख रहा है वो तो तुमको वैसे ही दिख रहा है LAT में, उसका तो कोई एंट्री नहीं बनता है। तुम एंट्री क्या क्या चीज़ का डालते हो, पहला कि EIR पे जो तुमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, फिनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसका एंट्री मार दिया तुम 12,000, क्योंकि रेट तुम्हारा EIR का है 8%, लेकिन एक्जैक्टली तुमको मिल कितना रहा है, तुमको मिलेगा 6%, वो कूपन रेट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल एसेट 9,000, तो इंटरेस्ट जो तुमको मिल रहा है EIR के हिसाब से जो मिलना चाहिए, जो PL में जाता है, वो तुम्हारे देखो PL एक्सट्रैक्ट में 12,000 चला गया, और 6% का जो डिवेंचर तुम्हारे पास है वो ईयर एंड पे देखो क्लोजिंग LAT बनाओगे तो 153 आएगा, तो आ गया वो। अब तीसरा है कि तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुम 50,000 का शेयर खरीद रहे हो, क्या इक्विटी शेयर खरीद रहे हो, 50,000 का इक्विटी शेयर खरीदोगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कितना का खरीद रहे हो, 3.5 रुपये खरीद रहे हो 50,000 शेयर, तो 17.5 लाख का तुम 1,75,000 का तुम खरीद लिया। फिर तुमको पता चला कि 31 मार्च को उसका जो 3.5 रुपये था अब उसका दाम हो गया 3.75, तो वैल्यू बढ़ गया। अब जब वैल्यू बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दोगे, क्योंकि वो एसेट है तो एसेट डेबिट करोगे बढ़ाने के लिए, तो डेबिट कर दिया बढ़ाने के लिए 12,500 से, लेकिन क्रेडिट क्या करोगे, तो इक्विटी शेयर फिनेंशियल एसेट है इसमें, तो फिनेंशियल एसेट हमारा है, तो फिनेंशियल एसेट को कौन सा मेथड से क्लासीफाई कर रहे हैं, इक्विटी शेयर। हर वक्त हम लोग वो कभी भी उसमें CCFE टेस्ट मेट नहीं होगा, क्योंकि उसको होल्ड टिल मेच्योरिटी हम लोग करेंगे नहीं कोई हालत में, तो अगर होल्ड टिल मेच्योरिटी नहीं होगा तो सीधा EVT-PL से कर सकते हैं, वही से करना होता है। लेकिन एक नॉन रिवोकेबल ऑप्शन देता है कि आप FVT OCI NR आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो तुम्हारे ऊपर है तुम क्या यूज़ करना चाहोगे। अगर नॉन रिवोकेबल करना चाहते हो तो FVT OCI कर लो, और अगर नॉर्मल है तो FVT-PL यूज़ कर लो, वो तुमको दिया हुआ है। तो यही है तुम्हारा क्वेश्चन जो था इसमें। इसका तुम क्या करना, अब जाके देखो बैलेंस शीट में 2 का डिवेंचर कर दिए थे, अब तीसरा जो इक्विटी शेयर है उसका तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे, तो इक्विटी शेयर तुम्हारा 187,500 का हुआ, 1,75,000 का खरीदे थे, फिर लास्ट में वैल्यू बढ़ा तो 187 पहुंच गया। अब PL एक्सट्रैक्ट में जो बुक में है, बुक में तुम्हारा नहीं दिया होगा कोई भी एंट्री शेयर्स का, किस चीज़ के लिए, PL में क्यों नहीं दिया हमको नहीं पता, लेकिन अभी तो हम लोग एक एंट्री किए थे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू PL, क्योंकि उतना से वैल्यू बढ़ा हमारा। PL कब यूज़ किए, जब FVT-PL यूज़ कर रहे हो, या फिर FVT OCI यूज़ कर सकते हैं NR, जब हम लोग दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो नॉन रिवोकेबल ऑप्शन है। तो ये दोनों से तो हम लोग एंट्री कर दिए, तो लेकिन इसका PL में तो जाना चाहिए क्या कि FVT OCI या PL दोनों आया हुआ है, बुक ऐसे ही नहीं दिया है, लेकिन सर बोले हैं कि तुम दे देना। तो देखो OCI में NR गेन ऑन शेयर करके दिया हुआ है, बुक क्या किया है कि उसको डायरेक्टली अदर इक्विटी में भेज दिया। या तो तुम PL से वैल्यू रिटेन अर्निंग में जाएगा, या फिर OCI अगर R है तो R से पहले PL में जाओगे, डिक्लासीफाई हो तो PL में जाके फिर जाएगा अंदर, या फिर NR है तो सीधा चला जाएगा। तो बुक क्या किया कि सीधा अदर इक्विटी में भेज दिया है, ठीक है। तो यही था, अब लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। बाय बाय।